हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो हम देख रहे थे दृष्टि करंट अफेयर्स जो कि जून 2021 से मई 2022 तक का करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे थे और एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये न केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक वाइज हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है टॉपिक है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021। तो क्या है स्कॉच ग्रुप? तो ये है नई दिल्ली स्थित भारत का एक अग्रणी थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब जैसे थिंक टैंक लाइक नीति आयोग, जैसा नीति आयोग थिंक टैंक है, ऐसे ही स्कॉच ग्रुप है। ठीक, और जो समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। किसके साथ? समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ साथ किस और सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। और स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट इस समूह द्वारा जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट जो भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना आधारित परिणामों का अध्ययन करती है। जो परियोजना पर आधारित परिणाम होते हैं उनका अध्ययन करती है, कि मतलब कि जैसे कोई योजनाएं हैं या कोई जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं उनके, या कोई योजना, मान लीजिए कोई योजना लागू की गई, ठीक है, उसके लास्ट में क्या परिणाम हुए, क्या इफेक्ट हुए, ये उन पर अध्ययन करती है ये रिपोर्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 10 मार्च 2022 को स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 जारी किया गया और इस रिपोर्ट में राज्य, जिला तथा नगर निगम स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में प्रदर्शन के अनुसार राज्यों को रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, और राज्यों को 4 श्रेणियों यथा स्टार परफॉर्मर, कैचिंग अप तथा अन्य राज्यों में विभाजित किया गया है। शेष 5 रैंक के राज्यों को स्टार्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो फर्स्ट रैंक पर है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात तथा महाराष्ट्र वर्ष 2021 में स्टार राज्य हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें आप स्टार लगा लीजिएगा इन पर। स्टार राज्यों पर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, और लगातार दूसरे वर्ष आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश को परफॉर्मर्स का दर्जा दिया गया है। ठीक, और वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। और कैचिंग अप श्रेणी में क्रमशः जो कैचिंग अप श्रेणी है 11 से 15वें रैंक में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक राज्यों में विधानसभा चुनाव। तो इसमें तो सिर्फ आपको इतना ही देखना है, 5 राज्यों में हुए थे। कौन कौन से राज्य थे वो देखना है आपको। तो अनुच्छेद 168 और 212 के तहत राज्य की विधानमंडल गठन काल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियाँ आदि का प्रावधान है। ठीक है, और अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है। क्योंकि हम राज्य विधानसभा चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हम पता होना चाहिए कहाँ पर है 168 में, और जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। ठीक, और ध्यातव्य है कि कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के साथ द्विसदनीय व्यवस्था भी मौजूद है, सभी में नहीं है। इसके साथ ही संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 500, न्यूनतम हो सकती है 60। हालांकि सिक्किम, मिज़ोरम और गोवा इसके अपवाद हैं, क्योंकि सिक्किम में न्यूनतम 32 है, मिज़ोरम में 40 है और गोवा में भी 40 है। तो सबसे कम कहाँ पर है? सिक्किम में। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। कौन कौन से थे? पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। तो इनमें बस आपको इतना याद रखना है, जो पंजाब है वहाँ पर आपकी सरकार बनी है, बाकी जो 4 राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। और बस एक चीज़ और आपको याद रखनी है, सॉरी, तो पंजाब में तो आपकी सरकार हमने देखी थी, सॉरी फिर फॉर इनकन्वीनियंस।
और भगवंत मान सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर शपथ ली है। और गोवा में बीजेपी की सरकार बनी है और लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने भी दूसरे काल में लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं मणिपुर में एन वीरेंद्र सिंह की सरकार बनी है। यूपी में आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। जब सरकार अपनी किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है तो इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी संस्थान को संपत्ति के राजस्व अधिकार को स्थानांतरित कर रही है। ठीक है, जब सरकार अपनी किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है तो अनिवार्य रूप से उसका तात्पर्य क्या होगा कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी संस्थान को उस संपत्ति के राजस्व अधिकार को स्थानांतरित कर रही है। ठीक है, जैसे निष्क्रिय भूमि, बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक उपक्रम, इस तरह के लेन देन में सरकार को निजी संस्था से एक अग्रिम भुगतान संपत्ति द्वारा सर्जित राजस्व में नियमित हिस्सा परिसंपत्ति में स्थिर निवेश का वादा मुद्रित संपत्ति के शीर्षक अधिकार मिलते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को मंजूरी प्रदान की है। 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। और यह केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगा। इसकी प्रारंभिक जो अधिकृत शेयर पूंजी है 5,000 करोड़ रुपए और चुकता शेयर पूंजी 150 रुपये करोड़ होगी। ठीक है, NLMC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि और भवनों का मुद्रीकरण करेगी और गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से उपयोग में नहीं या आंशिक उपयोग वाली परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके सरकार राजस्व प्राप्त करेगी। और वर्तमान में CPSE के पास बड़ी मात्रा में उपयोग में नहीं या आंशिक उपयोग वाली भूमि और परिसंपत्तियां मौजूद हैं। NLMC इन परिस्थितियों का मुद्रीकरण करेगा और इस प्रक्रिया का समर्थन करेगा। NLMC बंद हो चुकी है। CPSE जो रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया से संबंध है, परिसंपत्ति को स्वामित्व प्राप्त करेगा, प्रबंधन करेगा, मुद्रीकरण करेगा। अब आ जाते हैं हम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो क्या है ये? 25 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की है। और ज्ञातव्य है कि 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया और टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने जो मिशन इंद्रधनुष है ये लागू किया था। किस लिए? गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संकटपूर्ण टीका कवरेज प्रदान करने एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मौजूद बनाने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। पहली बात तो कब लागू की ये योजना 25 दिसंबर 2014 को। और किस लिए? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। और जो सघन मिशन इंद्रधनुष है इसका जो परिवर्तित रूप है ये 8 अक्टूबर 2017 को नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुभारंभ किया। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए IMI 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15 दिनों के 2 दौर से संचालित किया गया। मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया और इस मिशन को 3 दौर में संचालित किया जाएगा। तो IMI 4.0 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों को अमृत महोत्सव हेतु चिन्हित 75 जिलों सहित में संचालित किया जाएगा। और मिशन के प्रथम दौर में 11 एवं द्वितीय व तृतीय दौर में 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। मिशन का फोकस मुख्यतः सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना है और कोविड महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी पड़ी गति में तेजी लाना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं गोवर्धन संयंत्र इंदौर। तो क्या है ये? गोबर का पूर्ण रूप
गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स है। इस योजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी और इसके उद्देश्य पशुओं की गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उससे ऊर्जा उत्पन्न करना है। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते तो 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर से गोवर्धन बायो संयंत्र का उद्घाटन किया और जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, आपको इसे नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है, यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है और यह संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी पर PPP मॉडल पर आधारित है और परियोजना को लागू करने हेतु एक विशेष परियोजना वाहन के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया गया है और यह संयंत्र प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को उपचारित करने में सक्षम है और इस संयंत्र के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम CNG और 100 टन जैविक खाद के उत्पादन की उम्मीद है और यह संयंत्र शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है और इससे कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा और इसके साथ ही इससे कई पर्यावरणीय लाभ जैसे ग्रीन हाउस गैस और उत्सर्जन में कमी, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा प्रदान करना आदि प्राप्त होंगे। आ जाते हैं ऊपरी भद्रा योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा। तो ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में कार्यान्वित हो रही है और एक प्रमुख लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी 2022 की घोषणा की कि केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है और जिसके चलते इस परियोजना को केंद्र से लगभग 60% सहयोग, वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। तो कहाँ पर है ये परियोजना? कर्नाटक में है और इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया है। इसके चलते केंद्र से लगभग 60% वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो ये राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली पहली परियोजना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कर्नाटक परियोजना। इस योजना का उद्देश्य चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, दावणगेरे और तुमकुरू की सूखाग्रस्त जिलों में खरीफ मौसम में स्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। किसका? ऊपरी भद्रा परियोजना का। और इसके साथ ही सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 2.25 लाख हेक्टेयर की सीमा तक सिंचाई करने की योजना है और इस परियोजना को 2 चरणों में पूर्ण किया जाएगा। परियोजना के तहत तुंगा नदी से भद्रा जलाशय तक 17.40 हजार बिलियन क्यूबिक फीट और भद्रा जलाशय से अजमपुरा सुरंग तक 29.90 TMC पानी उठाने की परिकल्पना की गई है और 7.039 किलोमीटर लंबी अजमपुरा सुरंग का निर्माण किया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं स्माइल योजना पर। तो क्या है स्माइल योजना? 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना लॉन्च किया गया और इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। स्माइल का पूर्ण रूप है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। ठीक है, तो कहाँ पर शुरू की गई है? 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में। ठीक है, किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका पूर्ण रूप किया है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्माइल। ठीक है, और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। ठीक है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय है और जो भीख मांगने में लगे हुए हैं उनके लिए कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। और इस योजना के अंतर्गत 2 उपयोजनाएं शामिल है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना और भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। मंत्रालय ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि हेतु 265 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजना के घटक हैं ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास और आजीविका, समग्र चिकित्सा देखभाल, गरीब गृह के रूप में आवास, ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान और ई सेवाएं, राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन एवं विज्ञापन और कल्याणकारी उपाय करना है। और भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास का फोकस निम्न होता है: सर्वेक्षण और पहचान करना, लामबंदी करना और बचाव, आश्रय गृह और व्यापक पुनर्वास। ठीक है, ये है।